अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर जो आपके पास ये लास्ट होगा, इसमें हम हेपेटाइटिस ए कल कवर कर दिया था, लेकिन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और जितने भी हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं, उसके अलावा एड्स, वो हम कल कवर नहीं कर सके कुछ इश्यू होने की वजह से। वो हम आज इस लेक्चर में चैप्टर को एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, वो हम वहां पर सेंड करते हैं। हेपेटाइटिस बी देखें तो हेपेटाइटिस बी कौन सा वायरस कॉज करता है? हेपेटाइटिस बी कॉज करता है डीएनए एनवेलप्ड वायरस। ठीक है, अगेन हेपेटाइटिस बी जो आपके पास है, ये कौन कॉज करता है? ठीक है, इट इज काज बाय द डीएनए एनवेलप्ड वायरस। जो आपके पास डीएनए का एनवेलप्ड वायरस होता है, वो काज करता है हेपेटाइटिस बी को। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी में आपके पास एक और भी नाम मेंशन किया जाता है, हेपा डीएनए वायरस। हेपा डीएनए वायरस भी इसकी कैटेगरी में मेंशन किया जाता है। नंबर 2, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले है आपके पास कि ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होगा। फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा मदर टू न्यूबॉर्न बेबी में ट्रांसफर हो सकता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। ठीक है, ये बात जरूर नोट कर दें। अब आते हैं सिम्टम्स की तरफ। हेपेटाइटिस बी में हम दो सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। एक आपके पास कैटेगरी आती है एक्यूट इन्फेक्शन की, और दूसरी कैटेगरी आती है क्रोनिक इन्फेक्शन की। एक्यूट इन्फेक्शन वो होते हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, और क्रोनिक इन्फेक्शन वो होते हैं जो कि लॉन्ग प्रोसेस तक चलते हैं। अब एक्यूट इन्फेक्शन में देखें, सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है वॉमिटिंग, देन आपके पास येलो स्किन, टायर्डनेस, डार्क यूरिन आपको पेशेंट में नजर आएगा। ठीक है, उसके अलावा एब्डोमिनल पेन भी होगा पेशेंट को। क्रोनिक इन्फेक्शन में देखेंगे, सबसे पहले कोई सिम्टम, कोई खास सिम्टम नहीं होता, लेकिन इसमें डायरेक्ट आपको लिवर कैंसर नजर आएगा, उसके अलावा लिवर क्रोसिस नजर आएगा। अब आते हैं इम्यूनाइजेशन की तरफ। इम्यूनाइजेशन में आपके पास है वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, अल्फा इंटरफेरॉन्स दिए जाते हैं पेशेंट को। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन ये बेसिकली ड्रग्स होती हैं, इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, और ब्लड की स्क्रीनिंग कराई जाती है टेस्ट के लिए। यह था आपके पास हेपेटाइटिस बी वायरस। अब आते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस के पास। हेपेटाइटिस सी वायरस को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। अब कौन सा वायरस हेपेटाइटिस सी कॉज करता है? जो आरएनए एनवेलप वायरस होता है, जो आपके पास आरएनए एनवेलप वायरस होता है, ये बेसिकली कॉज करता है हेपेटाइटिस सी को। ठीक है, इसमें एक और नाम भी मेंशन किया जाता है केपीके के अंदर के फ्ले वायरस, फ्लेवी वायरस जो होता है, ये बेसिकली कॉज करता है आपके पास आरएनए एनवेलप वायरस को। ये भी आपके पास, सॉरी अगेन बता दूं, जो फ्लेवी वायरस है, ये भी हेपेटाइटिस सी को ही कॉज करता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास इसी कैटेगरी में आ जाता है, आरएनए एनवेलप वायरस की कैटेगरी में। ये चीज जो मेंशन की है मैंने, ये मोस्टली केपीके के बुक के अंदर मेंशन की गई है। अब आते हैं सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की तरफ। तो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में ये बात याद रखें, जो आपके पास हेपेटाइटिस सी है, वो ट्रांसमिट होता है ब्लड के थ्रू। सिम्टम्स में देखें, सिम्टम्स में हेपेटाइटिस सी के जो सिम्टम्स में सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ, दैट इज एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन में यहाँ पर कोई भी आपके पास इन्फेक्शन नहीं नजर आता, लेकिन जब क्रोनिक की बात करते हैं, तब जाकर आपको सिम्टम्स नजर आते हैं हेपेटाइटिस सी के अंदर। यहाँ पर आपको उस पेशेंट के अंदर फेवर नजर आएगा, डायरिया नजर सॉरी डार्क यूरिन नजर आएगा, एब्डोमिनल पेन फील होगा पेशेंट को, येलोश स्किन होगी पेशेंट की, और लिवर कैंसर भी होगा। अब इम्यूनाइजेशन में देखें तो बेटे, इम्यूनाइजेशन में कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस सी के लिए, बट हाँ, हम जो पेशेंट को हैं वो अल्फा और इंटरफेरॉन का कॉम्बिनेशन देते हैं ड्रग्स के तौर पर। उसके अलावा एक और भी मेंशन की जाती है फेडरल के अंदर, रिबावरीन भी हम देते हैं इनको। ठीक है, स्क्रीनिंग कराई जाती है ब्लड की, ब्लड की स्क्रीनिंग कराई जाती है, ये भी आपके पास इसी में आ जाते हैं। ठीक है, ये था आपके पास हेपेटाइटिस सी वायरस। अब जो आपके पास है वो हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस में देखें, जो वायरस हेपेटाइटिस डी कॉज करता है, हम उसे कहते हैं वायरॉइड। क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं वायरॉइड। अब हम पढ़कर आएंगे, जो वायरॉइड होता है मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, ये हम सारी चीजें पीछे जो लेक्चर था हमारा, सेकंड नंबर लेक्चर, वहां पर डील करके आए हैं। अब सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में देखें तो हेपेटाइटिस डी जो ट्रांसमिट होता है, वो बेसिकली ब्लड या सीरम के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब सिम्टम्स में देखें तो सिम्टम्स बेसिकली जो आपके पास सिम्टम्स होते हैं, और इम्यूनाइजेशन की बात करूं तो वही इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं, और वही इम्यूनाइजेशन आ जाती है जो हम हेपेटाइटिस बी के अंदर पढ़कर आए। वही सारी चीजें इसमें आपके पास आएंगी, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा मेंशन नहीं करूंगा। जो हेपेटाइटिस बी की होंगी वही इनकी होंगी, हेपेटाइटिस बी की। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस ई। अब हेपेटाइटिस ई जो डिजीज है, ये कौन सा वायरस कॉज करता है? ये जो वायरस कॉज करता है, हम उसे कहते हैं आरएनए
नॉन एनवलप वायरस। आरएनए नॉन एनवलप वायरस, आप इसको देखें तो इनके पास कोई भी एनवलप नहीं होता। कभी कभी एग्जामिनर आपको आरएनए नेकेड वायरस भी बोल सकता है, आरएनए नेकेड वायरस। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में देखें तो ये बेसिकली जो हेपेटाइटिस ए का सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन था, बिल्कुल उसी तरीके से ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ओरल फीकल रूट के थ्रू। अब एक्यूट इन्फेक्शन में देखें तो बेटे एक्यूट इन्फेक्शन में आपके पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। एक्यूट में सबसे पहले आती है नोजिया, उसके बाद वॉमिटिंग, डायरिया और जंडाइसिस आ जाती हैं। इम्यूनाइजेशन में हम पेशेंट को गुड हाइजीनिक कंडीशन का कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके पास हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस सी एंड इवन हेपेटाइटिस बी, ये जो आपके पास कल के लेक्चर में मैंने मिस किए थे, ठीक है, कुछ इश्यूज होने की वजह से, इस वजह से मैंने ये सारे आपके पास आज डील कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट आपके पास है डिजीज वो है हेपेटाइटिस ई के बाद एड्स। एड्स के बारे में हम डील करेंगे, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछी जाती है कभी कभी बार, तो ये बात नोट करें, जो एड्स की फुल फॉर्म है बेसिकली हम उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब कौन सा वायरस कॉज करता है ये, तो जो वायरस कॉज करता है वो है आपके पास आरएनए एनवलप वायरस। क्या है आपके पास, आरएनए एनवलप वायरस, आरएनए एनवलप वायरस। अब आरएनए एनवलप वायरस में मेंशन किया जाता है कि आपके पास आ जाता है रेटिनो वायरस। उसके अलावा रेटिनो वायरस में भी फर्दर अगर हम अंदर जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें एचआईवी वायरस नजर आएगा। एचआईवी वायरस जो है बेसिकली रेटिनो वायरस की कैटेगरी में आता है, जो कि आरएनए एनवलप वायरस को की कैटेगरी में आते हैं ये दोनों, ठीक है। और एड्स कौन सा वायरस कॉज करता है, ये आरएनए एनवलप वायरस कॉज करता है। अगर आरएनए एनवलप वायरस नहीं हो तो रेटिनो वायरस होगा, अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एचआईवी जरूर मेंशन होगा ऑप्शन के अंदर। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में देखें तो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, नंबर 1। और दूसरी बात ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ड्यूरिंग सेक्स ये ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स में देखें, सिम्टम्स में आपके पास स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, जो आपके पास लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, उसमें स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। उसके अलावा ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी इसमें सिम्टम्स के तौर पर आते हैं। इम्यूनाइजेशन की बात करूं तो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैंने आपको एक क्रॉस लगाकर शो किया है कि इनके पास कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एड्स डिजीज के लिए आपको कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं मिलेगी, स्टिल 2025 की बात कर रहा हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी में देखें तो आपके पास हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं कुछ ड्रग्स यूज करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को एआरटी टेस्ट का बोलते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करवाने का बोलते हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग्स देते हैं, लाइक आपके पास रिबावरिन एक ड्रग्स है, वो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा एजेडटी ये भी एक ड्रग्स है, ये रिकमेंड करते हैं। जिडोबुटीन करते हैं और रिबोफ्लेविन, ये सारी ड्रग्स हम पेशेंट को क्या रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ये था आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें एड्स से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं हम डिटेल, क्योंकि एड्स जो आपके पास है ये बेसिकली एक डिटेल टॉपिक है, एक डिटेल डिस्कशन है, इस वजह से हम इसको डील करेंगे इसी लेक्चर के अंदर डिफरेंटली। यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं एड्स से रिलेटेड कुछ चीजें, ठीक है। acquired immunodeficiency चले मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं सिंड्रोम, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको अगर याद हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एड्स भी बोलते हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जिसकी अभी तक 2025 की बात कर रहा हूँ, वैक्सीनेशन प्रॉपरली कोई भी बनाई नहीं गई। बाकी इसमें आपको स्लो डाउन करने के लिए ड्रग्स मेंशन की जाती हैं कि ये ड्रग्स पेशेंट को दी जाए, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी को। वन बाय वन जो पॉइंट्स मैं मेंशन करते जाऊंगा यहाँ पर, वो सारे आपके पास एमडीकेट के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले ये बात जरूर याद रखें, जो इसका कॉजेटिव एजेंट एड्स का क्या है,
ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि एमडीकेट आपके पास नेशनल लेवल पे है और ये हम प्रिपरेशन नेशनल लेवल पर कर रहे हैं, तो कुछ प्रोविंस के अंदर एक्स्ट्रा चीजें हैं तो वो भी मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊंगा। ठीक है। सबसे पहली बात सबसे पहली बात यह है कि जो आपके पास एक वायरस मेंशन किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं रेटिरो वायरस का, पढ़कर आए, याद हो तो हम पढ़कर आए। ये सारी चीजें मैं आपको जो लेक्चर हुए थे पीछे वो सारे वहां पर डिस्कस कर आए। अब देखिए रेटिनो वायरस जो होता है ये ऐसे वायरस का ग्रुप होता है जो कि ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड होता है। These are associated with tumor production in animals। अब कुछ एनिमल्स मेंशन किए गए हैं पांच पेपर के अंदर, तो मैं ना सिर्फ आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस की बुक को देखता हूं बल्कि पांच पेपर को भी एनालाइज करके रखा है, तो वो भी मैं यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन करता जाऊंगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये आपके पास पांच पेपर की कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है। जो एनिमल्स मोस्टली मेंशन किए जाते हैं उसमें आपके पास आता है फाउल्स, आई थिंक यहाँ पर ई नहीं आएगा। ठीक है, फाउल्स। उसके अलावा इसमें कीट्स मेंशन की जाती हैं और रोडेंट्स। ये आपके पास कुछ एनिमल्स मेंशन किए जाते हैं और ये एनिमल्स पास पेपर के अंदर आए हुए हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो आपके पास HIV वायरस होता है, बेसिकली वो इस डिजीज को कॉज करता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि बेटे बताओ कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं। कॉजेटिव एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि किसी डिजीज को कॉज करते हैं, कॉजेटिव एजेंट्स। ठीक है। अब कॉजेटिव एजेंट्स में ये बात नोट करें, जो आपके पास HIV वायरस होता है जिसको हम कंप्लीट नाम देते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको HIV भी बोलते हैं। ये आपके पास है जो कि एड्स को कॉज करता है। ठीक है। उसके अलावा HIV वायरस से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं वो भी मैं मेंशन करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कुछ एडिशनल चीजें मेंशन की गई हैं फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो मैं एडिशनल चीजें यहाँ पर मेंशन करता हूँ। ये आपके पास मोस्टली फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ पॉइंट एडिशनल है, इस वजह से मैं मेंशन कर रहा हूँ। जो आपके पास एड्स है, इट वाज आइडेंटिफाइड इन 1984 में एड्स को आइडेंटिफाई किया गया कि ये भी कोई डिजीज होती है। ठीक है। एक रिसर्च टीम थी यूएसए की, उसने आइडेंटिफाई किया था 1985 के अंदर। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि जो आपके पास एड्स है, जो वायरस एड्स को कॉज करता है, ठीक है, जो वायरस एड्स को कॉज करता है जिसको हमने नाम दिया था HIV का, तो ये जो HIV का नाम था ये बेसिकली HIV को दिया गया था इन 1986 के अंदर। तब 1986 के अंदर HIV को नाम दिया गया था। ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है। कुछ और चीजें वो भी मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊंगा। यहाँ पर एक बात नोट करें, जो आपके पास HIV वायरस में भी नॉन स्पेसिफिक, आपके पास नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। HIV वायरस में भी नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इन दियर एक्शन। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखें, जो आपके पास HIV जो आपके पास स्पेसिफिक होते हैं वो क्या करते हैं कि
जब भी इन्फेक्शन उनको कॉज करना होता है तो उनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इसका मतलब था स्पेसिफिक का। तो कभी कभी यार क्या होता है, कभी भी एचआईवी को इन्फेक्शन कॉज करना होता है, ठीक है, तो उसी सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसी सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसी सेल को डिजीज कॉज करेगा जिसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे एचआईवी के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एचआईवी के कुछ एडिशनल चीजें वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं एचआईवी से रिलेटेड। वो ये कि जो आपके पास एचआईवी है इसके पास आरएनए होता है, इसके पास क्या होता है, आरएनए की स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज मेंशन करता जाऊं कि ये जो आरएनए स्ट्रैंड है या तो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो आपके पास, सॉरी यहाँ पर अगेन बता दूं, इसके पास या तो पॉजिटिव सेंस आरएनए होगा या तो इसके पास नेगेटिव सेंस आरएनए होगा। ये बात नोट कर लें, बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। इनके पास या तो पॉजिटिव सेंस आरएनए होगा या तो नेगेटिव सेंस आरएनए होगा। अब जो नेक्स्ट बात की जाती है वो की जाती है एचआईवी के स्ट्रक्चर की। तो मैं अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा एचआईवी का, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी में देखें तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें मेंशन की जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊंगा, अब आते हैं एचआईवी के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। डिटेल से यहाँ पर डील करते हैं एचआईवी का स्ट्रक्चर, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी हम इस लेक्चर के अंदर कवर करते हैं एचआईवी से रिलेटेड, ठीक है। चलें अब स्टार्ट करते हैं, एचआईवी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो यहाँ पर। सबसे पहले जो एचआईवी के बारे में ये कहा जाता है, जो आपके पास एचआईवी होता है ये स्फेरिकल इन शेप होता है। एचआईवी वायरस इट इज दे आर स्फेरिकल, इनका अगर शेप देखेंगे तो आपके पास स्फेरिकल इन शेप होता है, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिगर शो की है आपको, अगर दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो ये आपके पास टोटल की टोटल स्फेरिकल है। ये देखें आप, ये टोटल की टोटल जो आपके पास है ये स्फेरिकल नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। चलें यहाँ पर एक और पॉइंट भी मैं मेंशन कर दूं जो है आपके पास एचआईवी से रिलेटेड। एचआईवी का डायमीटर आपसे पूछा जाता है, एचआईवी का डायमीटर आपसे पूछा जाता है कि बेटे बताओ डायमीटर कितना है एचआईवी का। जो डायमीटर मेंशन किया जाता है एचआईवी का, क्योंकि स्फेरिकल चीज का ही डायमीटर होता है, तो डायमीटर जो एचआईवी का होता है वो है आपके पास 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर। जो नैनो आपके पास होता है इट इज 10⁻⁹। अगर आप इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो 100 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। चलें ये था आपके पास शेप से रिलेटेड और डायमीटर से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पर कुछ और एडिशनल चीजें ऐड करूंगा। जो आपके पास एचआईवी होता है इसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। एचआईवी आउटर कवरिंग लिपोप्रोटीन एनवलप की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बता दूं, ये जो आपके पास लिपोप्रोटीन एनवलप है इट कंसिस्ट ऑफ द 2 लेयर ऑफ लिपिड। इनके पास 2 लेयर होती हैं लिपिड की, इनके पास 2 लेयर होती हैं लिपिड्स की, और इस लेयर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन नजर आएंगे, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स embedded in these layer, और ये जो आपके पास प्रोटीन इसके अंदर घुसे पड़े हैं, एम्बेडेड हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपके पास स्पाइक्स बनाते हैं, ठीक है।
दे विल फॉर्म द स्पाइक्स। स्पाइक्स जो आपके पास होती हैं बेसिकली ये हैं, यहाँ पर देखें, ये जो आपको नजर आ रहा हो यहाँ पर देखें, तो ये क्या है आपके पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और अगर देखें कंटिन्यूअसली तो यहाँ पर एम्पिडेड है इस लिपिड बाइलेयर के अंदर, इस लिपिड बाइल लेयर के अंदर क्या है, गुस्सी पड़ी है, एम्पिडेड है। इसी तरह यहाँ पर देखें ये भी आपके पास एम्पिडेड है, ये भी यहाँ पर एम्पिडेड है, ये भी आपके पास यहाँ पर एम्पिडेड है, ये भी, ठीक है। इसी तरह ये सारी जो आपको नजर आ रही है ये बेसिकली लिपिड एनवलप के अंदर एम्पिडेड हुई है, घुसी पड़ी है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन आपको नजर आ रही है जो कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये टोटली स्पाइक्स बनाती हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं स्पाइक्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइक्स। ये भी आपके पास स्पाइक्स हैं, ये सारी आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर्स में, ये सारी की सारी क्या है आपके पास स्पाइक्स हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। तो ये क्या करती हैं आपके पास, ये प्रोटीन स्पाइक्स बनाती हैं। और इन प्रोटीन की स्पाइक्स के पास अगर देखा जाए, चले मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर शो करता हूँ, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियरेंस मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास है बेसिकली एक पूरी की पूरी जो आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्पाइक्स। ये पूरी की पूरी क्या है आपके पास स्पाइक्स है, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज स्पाइक्स। अब इस स्पाइक्स में देखेंगे तो जो आपके पास ये आउटर पार्ट मिलेगा, इसके पास दो पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट्स होता है ये पार्ट होता है आउटर की तरफ, आउटसाइड होता है, या हम इसको कहते हैं आउटर पार्ट, ठीक है। और ये जो आपको पार्ट मिलेगा ये आपके पास इसको हम कहते हैं इनर पार्ट। स्पाइक्स के पास भी दो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह लिपिड के पास फॉस्फोलिपिड देखा होगा उसके दो पार्ट्स होते हैं, इसी तरह आपके पास इस स्पाइक्स के पास दो पार्ट्स होते हैं। एक जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं, इसके पास जो प्रोटीन्स होती हैं उसको हम नाम देते हैं जीपी 120 का, जीपी 120 का नाम देते हैं। और जो आपके पास इनर साइड की तरफ होती है, ठीक है, जो कि अटैच होती है आपके पास होस्ट सेल मेम्ब्रेन की तरफ, उसको हम नाम देते हैं जीपी, यहां पर मेंशन कर दूं जीपी 41, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास है जीपी 120 और दूसरी आपके पास है जीपी 41, ठीक है। हम इसको इनर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, इनर ट्रांस मेम्ब्रेन। ये जो आपके पास है GP41, हम इसको इनर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं, ये बात भी नोट कर दें, ठीक है। ये जो प्रोटीन होती है ये वाली, मैं यहाँ पर सर्कल की फॉर्म में शो करता हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। ये जो आपको प्रोटीन्स नजर आ रही हैं ये आउटर की तरफ होती हैं, क्योंकि ये आउटर की तरफ होती हैं तो यही क्या करती हैं बेसिकली होस्ट की सेल मेम्ब्रेन के साथ या होस्ट सेल के साथ अटैच होती हैं, ये बात नोट कर दें। क्योंकि ये आउटसाइड की तरफ है तो यही आपके पास होस्ट के साथ, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो रिसेप्टर्स होंगे उसके साथ अटैच करेंगी। और जो GP41 है वो क्या करेंगी, GP41 ये जो प्रोटीन है इनका काम आप नोट कर लें, ये जो आपके पास है ये आपके पास है GP41, ये क्या करेंगी, ये बेसिकली सेल फ्यूजन में काम करती हैं, सेल फ्यूजन के प्रोसेस में काम करती हैं, ठीक है। जो सेल फ्यूजन में प्रोसेस में काम करती है हम उसे कहते हैं GP41, और जो होस्ट सेल के साथ अटैच करवाती है हम उसे कहते हैं GP120 प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन जो आपके पास हैं वो आपको HIV वायरस के एनवलप में मिलेंगी, ठीक है, स्पाइक्स की फॉर्म में। यहां तक बातें क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको फिगर की फॉर्म में दिखाऊंगा, यहाँ पर देखें तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास पूरी की पूरी स्पाइक्स है ग्रीन कलर में। अब इसमें आपको ये जो पार्ट नजर आ रहा हो ग्रीन कलर का, ये जो आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं GP120। GP120 एक डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। और ये जो आपको नीचे की तरफ नजर आ रही होगी शाफ्ट पर, इसको हम कहते हैं GP41, ठीक है, GP41 ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन।
और ये जो पूरी की पूरी आपको नजर आ रही है, दिस वन इज कॉल्ड लिपिड एनवलप। और यहाँ पर आपको एक कुछ एडिशनल चीजें भी बता दूं, ये जो आपको पार्ट्स नजर आ रहा है दिस वन, ये जो आपके पास पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, चले मैं ब्लैक कलर से शो करता हूँ ताकि आपको, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेज। ये एक एंजाइम होता है इस एचआईवी के अंदर, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेज। एक और एंजाइम भी इसमें मेंशन किया जाता है, मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ, ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम, और यहाँ पर आपको एक आरएनए स्ट्रैंड भी नजर आएगा, ये जो आपके पास है, ठीक है, ये जो आपके पास है ये बेसिकली आपके पास आरएनए स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम आरएनए स्ट्रैंड और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये पूरा का पूरा आपके पास कहां पर क्लोज है, इनको क्लोज करके रखा है एक प्रोटीन की लेयर ने। उस प्रोटीन की लेयर को हम नाम देते हैं कैप्सिड का, ठीक है, इस प्रोटीन की लेयर को हम नाम देते हैं कैप्सिड का। और इन कैप्सिड के बाहर बेसिकली आपको मैट्रिक्स मिलेगा, और ये जो आपके पास होता है ये बेसिकली वायरस का आरएनए होता है, ठीक है। ये था आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। यहाँ पर जो चीजें मैंने मेंशन की है स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। सबसे पहली बात, जो एचआईवी है, एचआईवी कैप्सिड, एचआईवी कैप्सिड के शेप के बारे में पूछा जाता है, एचआईवी कैप्सिड के शेप के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखें जो एचआईवी का जो शेप है वो आपको एक कोनिकल लाइक नजर आएगा, ठीक है। तो एचआईवी शेप जो होता है बेसिकली कोनिकल शेप का होता है। एचआईवी कैप्सिड जो होता है आपके पास कोनिकल शेप की तरह होता है, ठीक है। इसके बाद आपको कैप्सोमर्स मिलेंगे, और कैप्सोमर्स के बारे में हम डिटेल से पढ़कर आए। ये क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं जिससे आपके पास कैप्सिड बना हुआ होता है, सब यूनिट्स। यहाँ तक ये क्लियर हो आपको? अब आते हैं आपके पास कि एचआईवी के पास एंजाइम कौन कौन से होते हैं। एचआईवी के पास एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एचआईवी कंटेन फॉलो एंजाइम्स। उनके पास जो एंजाइम मेंशन किए जाते हैं, नंबर 1 इसमें आपके पास मेंशन किया जाता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये हम पढ़कर आए हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये क्या करता है हम आगे पढ़ेंगे लाइफ साइकिल के अंदर, लेकिन यहाँ पर बता दूं ये जो आपके पास एचआईवी के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसको कन्वर्ट करता है एक इंटरमीडिएट के तौर पर, किसमें? ये कन्वर्ट करता है बेसिकली डीएनए के अंदर। किसमें कन्वर्ट करता है? डीएनए के अंदर कन्वर्ट करता है। इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और दूसरा इसमें एंजाइम मेंशन किया जाता है वो है आपके पास इंटीग्रेज एंजाइम, जो कि इंटीग्रेशन के प्रोसेस में काम आता है। इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है, ये किस प्रोसेस में काम आता है? इंटीग्रेशन में काम आता है। मैं एंजाइम के सामने इसका फंक्शन भी मेंशन कर रहा हूं ताकि अगर फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो आपको फॉरेन वर्क एंजाइम माइंड के अंदर याद आ जाए। थर्ड आपके पास है प्रोटीएज एंजाइम। अब प्रोटीएज एंजाइम जो आपके पास है बेसिकली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ये तीनों एंजाइम आपके पास मिलेंगे एचआईवी के अंदर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, और थर्ड पे आपके पास प्रोटीएज एंजाइम। यहाँ तक आपके पास एचआईवी के पास जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने डील कर दिया। अब जो थर्ड बात आती है वो आती है होस्ट स्पेसिफिसिटी से। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं होस्ट की स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड, तो वो चीजें मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊंगा। होस्ट स्पेसिफिसिटी, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊंगा। नंबर 1 पॉइंट, ये बात आप जरूर नोट करें, जो आपके पास प्राइमरी होस्ट जो होता है एचआईवी का उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। प्राइमरी होस्ट ऑफ एचआईवी, जो प्राइमरी होस्ट होता है एचआईवी का हम उसे क्या कहते हैं? तो ये बात नोट कर ले, हम उसे कहते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट। जो आपके पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? एचआईवी के प्राइमरी होस्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात भी पूछी जाती है कि ठीक है आपने होस्ट तो बता दिया,
लेकिन क्योंकि आपने बात की थी कि स्पेसिफिसिटी की, इस वजह से इसमें आपके पास रिसेप्टर के बारे में भी पूछा जाता है कि बताओ रिसेप्टर किस रिसेप्टर के थ्रू ये अटैच होते हैं इन सेल के साथ। तो ये जो रिसेप्टर आपके पास होता है वो होता है CD4 सेल रिसेप्टर। CD4 सेल रिसेप्टर के थ्रू ये अटैच होता है इन टी लिम्फोसाइट के साथ। ठीक है, थर्ड पर एक और एडिशनल चीज भी मेंशन कर दूं जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये चीज भी आपको नोट कर देनी चाहिए। ये जो आपके पास HIV होता है, ये ना सिर्फ हेल्पर टी सेल को डैमेज करता है बल्कि आपके पास जो मैक्रोफेजेस हैं सेल के अंदर, ब्लड के अंदर, उसके साथ कुछ सेल्स होते हैं ब्रेन में, सर्टेन ब्रेन सेल्स में आल्सो बी इन्फेक्टेड, उसको भी ये आपके पास HIV डैमेज करता है। ठीक है, ना सिर्फ आपको हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डैमेज करने को मिलेगा बट ये आपके पास मैक्रोफेजेस को भी डैमेज करेगा, उसके अलावा ब्रेन के सेल को भी डैमेज करेगा। तो ये बात भी याद रखें ना, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जाम के अंदर कंफ्यूज किया जाता है, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि कवर कर दूं, अगर एमसीक्यूज आए तो इसी लेक्चर में से आएंगे। ठीक है, अब होस्ट स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड भी बात कर दी मैंने। अब आते हैं जो थर्ड टॉपिक जिससे पॉइंट बन सकती हैं, जिससे एमसीक्यूज बन सकता है, वो मैं यहीं पर नीचे मेंशन करता हूँ। ठीक है, और वो है आपके पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये जो आपके पास HIV होता है ये ट्रांसमिट कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, जो सबसे पहला रीजन है ट्रांसमिट होने का वो ये है कि सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, बाय एक्सट्रीम, या जिसको हम कहते हैं इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट, उसके थ्रू ये बेसिकली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जो वायरसेस बेसिकली कैसे ट्रांसमिट होता है ये मैं बता दूं। जो वायरसेस होता है आपके बॉडी के सिक्रीशन के अंदर, आपके बॉडी के में जो ब्लड है उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आपके पास ये ट्रांसमिट हो सकता है। एक और चीज भी मेंशन की जाती है कि ये जो आपके पास HIV की ट्रांसमिशन है, ये यहाँ पर मैं सेकंड नंबर पॉइंट की फॉर्म में मेंशन कर दूं, इट इज मोस्ट कॉमन इन होमोसेक्सुअल। जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनमें मोस्टली ये चीजें कॉमन होती हैं, उसमें HIV का चांसेस तकरीबन 99% होता है कि उसको HIV हो होमोसेक्सुअल के अंदर। ठीक है, और थर्ड जो मैं बता दूं तो वो आपके पास है कांटेक्ट विद ब्लड एंड ब्रीस्ट फीडिंग। तो आपके पास कांटेक्ट है विथ ब्लड एंड ब्रीस्ट फीडिंग। ठीक है, अगर कोई मदर आपके पास फॉर एग्जांपल किसी भी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक, इसको हम नाम देते हैं मदर का। ठीक है, अगर ये मदर को HIV वायरस है, ठीक है, तो जब भी बच्चे की ब्रीस्ट फीडिंग होगी, बच्चे की ब्रीस्ट फीडिंग होगी, तो उस केस में इस बच्चे को भी HIV होने के चांसेस 100% होंगे, क्योंकि जो आपके पास HIV वायरस होता है वो ब्रीस्ट फीडिंग के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है बच्चे के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी से ब्लड ले रहे हैं और वो जो पर्सन जिससे आप ब्लड को ले रहे हैं वो HIV पर्सन है, जिसको HIV डिजीज है, तो 100% चांसेस है कि आपको भी वो HIV हो सकता है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, जब भी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कराई जाए तो सबसे पहले उस बंदे से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो जरूर ली जाए। ठीक है, इसमें एक और चीज भी मेंशन करूं कि कैसे कैसे HIV ट्रांसमिट हो सकता है, 4 नंबर की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर दूं। ये बेसिकली जो इन्फेक्शियस नीडल्स होती हैं, इन्फेक्शियस नीडल्स आर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एक ही इंजेक्शन 10-10 बंदों को लगाई जाती है, एक ही इंजेक्शन 10-15 बंदों को लगाई जाती है, जो कि गलत बात है। किसी बंदे को अगर HIV हो और वही सारी इंजेक्शन जो हम एक ही इंजेक्शन हम 10 दूसरे बंदे पर यूज कर रहे हैं, तो जाहिर बात है
100% HIV उसी दूसरे बंदों को भी होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जब भी आप नीडल्स या इंजेक्शन यूज करें तो कोशिश करें न्यू इंजेक्शन हो, प्योर हो, ठीक है, और यूज में ना हो। और दूसरी बात, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी ये कहा जाता है डॉक्टर्स को कि जब भी आप फर्स्ट बार सर्जरी कर लें तो उन इंस्ट्रूमेंट को एक पर्टिकुलर एजेंट के साथ जरूर वॉश कर दें ताकि जो डिजीजेस हो वो ज्यादा फैल ना सके। ये बात थी मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड। अब लास्ट बात जो मैं यहाँ पर करूंगा एड्स से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर आपको जरूर याद कर देनी चाहिए। ठीक है, गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, तो यहाँ पर देखें, अब जो थर्ड में बात करने जा रहा हूँ दैट इज अबाउट एड्स। एड्स से रिलेटेड कुछ मैं बातें करूंगा जो कि एमसीक्यूज बन सकते हैं और पास पेपर के अंदर में भी आपके पास सॉरी, ओके, तो मे बी पास पेपर के अंदर कुछ एमसीक्यूज बन रहे हो आपके पास, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं ताकि आपको परेशानी ना हो एग्जाम वाले दिन। इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि आपके सिंध के टेस्ट बुक के अंदर मोस्टली नहीं है, बाकी दूसरे प्रोविंस के अंदर हैं। ठीक है, अब मैं मोस्टली पार्ट करने जा रहा हूँ एड्स से रिलेटेड, जो डिजीज है इससे रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ, तो आप जरूर नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट के फॉर्म में मैं आपको मेंशन करूंगा कि जो एड्स है सबसे पहले हमें किन ह्यूमंस में मिले थे। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन होमोसेक्सुअल मेल्स। जो आपके पास होमोसेक्सुअल मेल्स हैं उनमें सबसे पहले एड्स को रिपोर्टेड किया गया था, उनमें एड्स हमें मिला था होमोसेक्सुअल मेल्स के अंदर। ठीक है, इनके अंदर हमें कुछ सिम्टम्स मिले थे और ये सिम्टम्स प्रोविंस के बुक के अंदर हैं, तो ये यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेंशन की जाती है इसके अंदर हमें न्यूमोनिया मिला था, न्यूमोनिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर यह भी मेंशन किया जाता है कि उस पेशेंट के अंदर हमें वेस्कुलर कैंसर भी मिले थे। ठीक है, वास्कुलर कैंसर, और जो वेट होता है वो भी लॉस हो जाता है क्विकली, सडन वेट लॉस बोलते हैं हम इसे, सडन वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो लिम्फ नोड हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं, जो लिम्फ के नोड्स होते हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स थे इससे रिलेटेड जो कि आपके पास मोस्टली एड्स जो होता है या आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। आपकी इम्यूनिटी को 100% अगर आपकी इम्यूनिटी है तो उसको 1% तक पहुंचा देता है, तो ये बात जरूर नोट कर दें। अब आते हैं HIV के पास, जो लाइफ साइकिल होती है, कैसे HIV आता है, कैसे ये डिजीज सारी होती हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं अब HIV के लाइफ साइकिल के ऊपर। यहाँ पर ये मैंने एक फिगर शो की है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, ये जो आपके पास अब मैं बात करने जा रहा हूँ इट इज टोटली ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV, या जिसको हम इन्फेक्शियस साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, अब आते हैं लाइफ साइकिल की तरफ। ये जो आपके पास वायरस है इसको हम कहते हैं HIV वायरस। ठीक है, ये जो आपके पास वायरस है इसको हम कहते हैं HIV वायरस।
कि जो HIV वायरस है सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आया है ब्लड सेल के पास, ठीक है। अब ये क्या करेगा ब्लड सेल में, ये आपके पास जो है बेसिकली एक डब्ल्यू, यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो आपके पास है ये है WBC सेल। WBC सेल में भी अगर पर्टिकुलर नाम बताऊं तो ये आपके पास टी हेल्पर सेल, क्या है आपके पास, टी हेल्पर सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास HIV आया और यहाँ पर आपको कुछ रिसेप्टर्स मिलेंगे, जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं हेल्पर टी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो रिसेप्टर आपको मिल रहे हैं ये कहाँ पर हैं, हेल्पर टी सेल के रिसेप्टर के ऊपर हैं। ये आपके पास बेसिकली हेल्पर टी सेल के रिसेप्टर के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वायरस आएगा और ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, ठीक है। इनकी बाइंडिंग होगी जिसको हम अटैचमेंट भी बोलते हैं। सो HIV बाइंड करेगा कहां पर, इन रिसेप्टर के साथ, और इसी रिसेप्टर को हम पढ़कर आए, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं CD4 सेल रिसेप्टर का। क्या नाम देते हैं इसे हम नाम देते हैं CD4 रिसेप्टर सेल का नाम देते हैं। वायरस आता है, वायरस के अंदर हम पढ़ कर आए, वायरस के अंदर क्या होते हैं, वायरस के अंदर स्पाइक्स होते हैं। अगेन बता दूं, वायरस के अंदर क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। ये जो आपके पास होता है इसमें GP41 होता है और ये जो आपके पास होता है इसमें GP120 होता है। जो GP120 है ये जो है वो अटैच करता है इन रिसेप्टर के साथ, GP120 अटैच करता है CD4 सेल रिसेप्टर के साथ, ठीक है। जब अटैचमेंट हो जाएगी, अब अटैचमेंट के बाद क्या होगी, आपके पास फ्यूजन होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको बाइंडिंग नजर आएगी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आपको फ्यूजन नजर आएगी। अब फ्यूजन में क्या करेगा, जो HIV का एनवलप होगा CD4 सेल मेम्ब्रेन के साथ, जो फ्यूज करेगा। अब ये फ्यूज किसके थ्रू करेगा, ये फ्यूज करेगा GP41 के थ्रू, ठीक है। मैंने बताया था जो GP41 है वो सेल फ्यूजन के प्रोसेस में काम आता है। जैसे फ्यूज करेगा HIV का जो मटीरियल है, इंपॉर्टेंट मटीरियल जिसको हम नाम देते हैं जीनोम का, ठीक है। काम ही इसका होता है जीनोम का। ये जीनोम आएगा आपके पास इसके अंदर, ठीक है। जीनोम की फ्यूजन होगी, जब ये फ्यूज करेगा तो यहां पर देखिए आपको HIV का RNA नजर आएगा। ये क्या है आपके पास, HIV का RNA है। मैं इसको अरेज कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये HIV का RNA नजर आएगा और ये जो आपको एक प्रोटीन नजर आ रहा हो, यहाँ पर ये जो आपको प्रोटीन नजर आ रहा है दिस वन, इसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, ठीक है। अब देखें जब HIV का RNA था, जब आपके पास HIV का RNA था तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने क्या किया, उस HIV के RNA को किस में कन्वर्ट कर दिया, HIV के DNA के अंदर। अगेन देखें आपके पास पहले HIV का RNA था, उस HIV के RNA को, HIV का RNA था, उस HIV के RNA को HIV DNA के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसने किया, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने किया, ठीक है। जैसे आपके पास HIV DNA बनेगा, वो कहां पर जाएगा, वो सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जाएगा, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। अब कैसे जाएगा, ये बेसिकली जाएगा इस एंजाइम के थ्रू। इस एंजाइम को हम नाम देते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। अगेन ये जाएगा इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू। ये यहाँ पर देखें तो ये जो आपके पास है इंटीग्रेज एंजाइम, इसके थ्रू इसको एंट्री मिलेगी। जब ये एंटर करेगा तो क्या करेगा, ये जो आपको DNA नजर आ रहा है ये बेसिकली DNA इस HIV का नहीं है, ये DNA है इस हेल्पर टी सेल का, ठीक है। इस हेल्पर टी सेल का ये है आपके पास हेल्पर टी सेल का DNA, ठीक है। उस DNA के साथ जाकर अब खुद जाकर एडजस्ट करके खुद का DNA भी एंटर कर देगा, ठीक है। खुद का DNA क्या कर देगा, एंटर कर देगा, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। जब एंटर कर देगा, एंटर करने के बाद क्या हुआ, एंटर करने के बाद अगेन आपको जो आपको यहाँ पर देखें जो शुरू में मैंने बताया था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें वही कलर येलो है। दैट मीन जब एंटर करेगा तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या मिलेगा, RNA जो HIV का है वो अगेन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर देखें तो आपको प्रोटीन्स नजर आएगी HIV के अंदर, और जो RNA स्ट्रैंड्स हैं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। जब ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी तो ये क्या करेगा, HIV अगेन एक एंजाइम बनाएगा प्रोटीएज के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद अगेन ये क्या कर देगा, ये आउटसाइड मूव कर जाएगा बडिंग के थ्रू, ठीक है। या ये थी आपके पास सिंपल लाइफ साइकिल। मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं, आप नोट करें। सबसे पहले क्या होगी, बाइंडिंग होगी, सबसे पहले बाइंडिंग होगी, अटैचमेंट होगी, उसके बाद सेल CD4 सेल के थ्रू अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट होने के बाद होगी फ्यूजन। अब ये जो फ्यूजन है ये कराता है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है HIV का, उसको नाम देते हैं GP41। GP41 जो है वो फोन घुमाता है और ये जो CD4 सेल है इसको अंदर आने की इजाजत देते हैं।
जब ये अंदर आता है तो बेसिकली एक एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। वो एक प्रोसेस चलाता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली CD4 सेल के अंदर HIV रिलीज करेगा और उसके अलावा HIV के पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या करेगा? HIV के RNA को कन्वर्ट करेगा HIV के DNA के अंदर। जब कन्वर्जन होगी HIV RNA की HIV DNA के अंदर, तो HIV का जो जो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जो DNA होगा वो होगा एंटर करेगा और कंबाइन कर जाएगा सेल के DNA के साथ। ठीक है, उसके अलावा जब ये एंटर कर जाएगा, खुद को रिप्लिकेट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बनाएगा। जब एक बार बन जाएगा तो बेसिकली क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? रिप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। जब ये रिप्लिकेट करने में सक्सेसफुल हो जाएगा तो रिप्लिकेशन में देखें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। एक बार इंटीग्रेट होने के बाद HIV क्या करता है? अपनी मशीनरी को स्टार्ट कर देता है और जो जो चीजें इसको बनानी होती है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे रिप्लिकेशन हो गई, रिप्लिकेशन होने के बाद ये बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर और असेंबली होनी स्टार्ट हो जाती है। अब सर असेंबली का क्या मतलब है? बेटे देखें, जो भी न्यू आपके पास HIV होगा, जो भी न्यू HIV होगा, प्रोटीन्स होंगे, HIV का RNA होगा, वो सरफेस ऑफ सेल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है और असेंबल करता है इमेच्योर यानी नॉन इन्फेक्शन HIV में। अगेन असेंबली का मतलब है जो न्यू HIV प्रोटीन्स बने हैं, जो न्यू HIV RNA बना है, वो सेल की तरफ जाएगा। जाहिर बात है जिसका काम खत्म हो जाएगा वो जाहिर बात है वो चला जाता है। इसी तरह HIV का जैसे काम खत्म होता है तो सेल की तरफ चला जाता है और बेसिकली असेंबल होता है इमेच्योर HIV के अंदर। और जो इमेच्योर HIV होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है। ये बात नोट कर लें, जो इमेच्योर HIV होता है दिस इज द नॉन इन्फेक्शियस। जैसे वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा तो बडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बडिंग किसे कहते हैं? जब भी आपके पास इमेच्योर HIV जो बना है नॉन इन्फेक्शियस HIV, वो क्या करेगा? वो CD4 सेल के थ्रू बाहर जाएगा। ठीक है, न्यू HIV रिलीज करेगा। एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम। वो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेंगे? वो बेसिकली ब्रेक करते हैं लॉन्ग प्रोटीन चेन ऑफ इमेच्योर वायरस। ठीक है, फिर जाकर आपके पास बनेगा मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस। ठीक है, यहाँ पर अगेन बता दूं, ये आपके पास देखें तो आपके पास HIV का RNA। अब यहाँ पर एक और एंजाइम आना है जिसको हम कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। अब ये प्रोटीएज क्या करेगा? ये प्रोटीएज क्या करेगा? जो HIV के पास चेन्स हैं, ठीक है, जो HIV के पास प्रोटीन की चेन है उसको तोड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। ये क्या है? आपके पास HIV के पास प्रोटीन की चेन्स हैं। जब तक ये प्रोटीन की चेन ऐसी हैं तब तक HIV जो आपके पास है वो है नॉन इन्फेक्शियस। HIV जो होगा आपके पास नॉन इन्फेक्शियस होगा। ठीक है, जब ये प्रोटीन की चेन टूटेंगी, ब्रेक करेंगी, तब जाकर आपके पास HIV प्रोड्यूस होगा और ये जो HIV होगा वो मेच्योर HIV होगा। मेच्योर का मतलब ये इन्फेक्शियस कॉज करेगा। ठीक है, ये डिजीज कॉज करेगा जिसको हम नाम देते हैं एड्स का। तो कैसे HIV एड्स कॉज करता है वो सारी मैंने इस प्रोसेस में इस तरह से फिगर मेंशन की है ताकि आपको बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू नजर आए। ठीक है, और जो जो पॉइंट्स थी वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। ठीक है, HIV लाइफ साइकिल यहाँ तक आपके पास क्लियर हुई, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे होंगे कि सर समझ में नहीं आया, क्या करें? उसी लिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें अगेन मेंशन करने जा रहा हूँ और ये आपके पास बेसिकली है एक रोड मैप। मैं इसको नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा रोड मैप का। ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा रोड मैप का, ताकि जिस बच्चों को समझ में नहीं आया या समझ में आ गया है, कोई कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रही है, वो इस रोड मैप को रिवाइज करके अपने कॉन्सेप्ट को रीबिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चले यहाँ पर मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सबसे पहले यहाँ पर एड्सॉर्प्शन होती है जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट था हमारा अटैचमेंट होती है HIV की विथ हेल्पर T सेल के जो रिसेप्टर हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटे? जिसको हम नाम देते हैं CD4 सेल रिसेप्टर का। ठीक है, रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा और ये किसके थ्रू कंबाइन होगा? ये कंबाइन होगा बेटे GP120 के साथ। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट जो मैंने स्टेप आपको बताया था। ठीक है,
यहाँ पर एक और चीज भी मेंशन करता जाऊं, ये जो आपके पास है, ये आपके पास है फर्स्ट स्टेप। जो सेकंड स्टेप है वो क्या था बेटे, वो ये था कि जो आपके पास जब अटैचमेंट हो जाएगी तो फ्यूजन होना स्टार्ट शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, फ्यूजन होगी। फ्यूजन ऑफ वायरल एनवेलप विथ सेल मेम्ब्रेन। जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्यूजन होगी वायरल एनवेलप के साथ। ठीक है, ये है आपके पास पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये है आपके पास पॉइंट नंबर 2। जिस तरह से मैं यहाँ पर मेंशन करता जा रहा हूँ इसी तरह से अपने टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन किए जाएं। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट नंबर 2 कैसे यहाँ पर प्रोसेस चलता रहता है। जो थर्ड पॉइंट है वो भी आप नोट करें। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या मेंशन की जाती है। ठीक है, जैसे फ्यूजन होगी आपके पास, अब क्या करेगा, अब होगी आपके पास एंट्री। क्या होगी आपके पास, एंट्री होगी वायरोइन इनटू होस्ट सेल बाय एंडोसाइटोसिस। यहाँ पर देखें जो वायरोइन है ना, वो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जीनोम की, मैं बात कर रहा हूँ जीनोम की। जो यहाँ पर देखें तो ये जब आपके पास, ये जो आपके पास एंटर कर रहा है ना, यहाँ पर ये जो आपके, सॉरी, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, ये जब एंटर करता है ना, इस पूरे को मैं एक नाम दे रहा हूँ वायरोइन का। ठीक है, तो एंट्री होगी वायरोइन की होस्ट सेल के अंदर, और ये जो एंट्री होगी बेसिकली होगी एंडोसाइटोसिस के थ्रू। एंडोसाइटोसिस याद हो, सेल स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर था वहां पर डील कर कर आए कि वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होती है आपके पास, ट्रांसपोर्ट होती है मूवमेंट की इनसाइड द सेल। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आ जाती है वो है आपके पास अनकोटिंग। अब क्या होगी, वायरस की अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ कैप्सिड बाय प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन करना वायरल के कैप्सिड को, इसको हम कहते हैं अनकोटिंग। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, अनकोटिंग हो गई। अब अनकोटिंग के बाद क्या होगा, जी मैं ये नंबर में बाद में शो करता हूं, अभी मैं ये सब मेंशन कर दूं उसके बाद। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो नेक्स्ट चीज आपके पास जैसे अनकोटिंग होगी तो क्या करेगा वायरस, वायरस बेसिकली रिलीज करेगा, वायरस रिलीज वायरस रिलीज इट्स आरएनए एंड एंजाइम। कौन से एंजाइम, वो भी मैंने आपको बताए थे, एंजाइम्स इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब रिलीज करने के बाद क्या होगा बेटे, मैंने बताया एक प्रोसेस चलता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। ठीक है, जैसे वायरस ये रिलीज करेगा तो एक प्रोसेस चलता है जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। ये प्रोसेस चलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये जो वायरल आरएनए होता है, वायरल आरएनए होता है, ये कन्वर्ट होता है आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हाइब्रिड में। ठीक है, उसके बाद जाकर ये कन्वर्ट होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। ये चीज जरूर नोट कर दें। ये थी आपके पास पॉइंट नंबर आई थिंक 5। जो जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर लेगा देन आपके पास वायरस क्या करेगा, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई तो वायरस जो करेगा वो करेगा डिसइंटीग्रेशन वायरल आरएनए की, डिसइंटीग्रेशन
देखिए डिसइंटीग्रेशन का मतलब मैं बता दूं, जिनकी इंग्लिश वीक है वो है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। डिसइंटीग्रेट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा वायरल आरएनए को, वायरल आरएनए किसके अंदर ब्रेक डाउन करेगा, इनटू, चलें ये तो नोट कर दूं, ये मैं आपको मेंशन कर दूं यहाँ पर, कौन करता है वायरल आरएनए को ब्रेक डाउन, ये आपसे पूछा जाता है। तो डिसइंटीग्रेशन होगी वायरल आरएनए की, किसके थ्रू होगी, ये एक एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं आरएनएज का, वो बेसिकली इसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन करेगा, देन ब्रेक डाउन करने के बाद इंटीग्रेशन होती है बाय इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू, अगेन इंटीग्रेशन होती है। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होती है, मैंने नाम बताया था, इंटीग्रेशन होती है ए बाय एन एंजाइम, और उस एंजाइम का मैंने नाम भी बताया था, उसका नाम था इंटीग्रेज एंजाइम। देखिए याद करना कितना 16 है, इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेशन इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू ये बेसिकली क्या करता है, अपना डीएनए जो है, अपना डीएनए जो है, ये आपके पास है वायरल डीएनए, ठीक है, अपना वायरल डीएनए एंटर करता है होस्ट के डीएनए के साथ, ठीक है। जब ये एंटर करेगा तो हम इसको एक और नाम देते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम इसको एक और नाम भी देते हैं, यहाँ पर मैं नीचे मेंशन कर दूं, इसको हम नाम देते हैं प्रो वायरस का, क्या देते हैं, प्रो वायरस का नाम देते हैं। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं प्रो वायरस से, वो मैं बता दूं प्रो वायरस क्या होता है, ये होता है आपके पास वायरल डीएनए प्लस होस्ट डीएनए, जब दोनों बाय बाय बनकर रहते हैं एक साथ तो हम उसे कहते हैं प्रो वायरस, ठीक है। यह था आपके पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अब इंटीग्रेशन के बाद क्या होती है, इंटीग्रेशन के बाद होगी ये ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहां पर मैं नीचे मेंशन कर दूं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, यहां पर मैं शो करूं, जब इंटीग्रेशन के बाद जो प्रोसेस होगा तो उसमें ये नोट करें, ट्रांसक्रिप्शन करेगा होस्ट सेल, ठीक है, क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होस्ट सेल, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बाय होस्ट सेल आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन होगी, कौन करेगा, होस्ट सेल करेगा, और इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेगा, नीचे मैं मेंशन करने जा रहा हूं, बेसिकली क्या होता है, प्रो वायरल डीएनए जो होता है, प्रो वायरल डीएनए को अगर मैं कहना चाहूं तो वायरल डीएनए, वायरल डीएनए, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा, प्रो वायरल डीएनए, तो वायरल डीएनए जो होता है ये बेसिकली कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट होता है वायरल आरएनए के अंदर, किसमें, वायरल आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, इसको मैं प्रो वायरल आरएनए भी बोल सकता हूं, ठीक है। प्रो वायरल आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर ये प्रो वायरल आरएनए को क्या करता है, ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए आता है, ठीक है, और वायरल जीनोमिक आरएनए, ठीक है। तो ये वायरल आरएनए क्या करेगा, सबसे पहले जो आपके पास वायरल डीएनए था वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, वायरल आरएनए के अंदर, और फिर ये जाकर वायरल या प्रो वायरल आरएनए जाकर कन्वर्ट होता है मेजर जीनोमिक आरएनए के अंदर और मैसेंजर आरएनए के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो गई है तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा हम उसको कहते हैं ट्रांसलेशन, क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन कौन करेगा, ये ट्रांसलेशन करेगा आपके पास होस्ट सेल के राइबोसोम, ठीक है। ट्रांसलेशन का मैंने बताया था, ट्रांसलेशन क्या है आपके पास, ट्रांसलेशन होती है दैट इज प्रोटीन का बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो मैसेंजर आरएनए बना है वायरल आरएनए से, तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, बहुत टाइप के प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, इट्स फॉर्म सेवरल लार्ज प्रोटीन, बहुत से प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। जैसे प्रोटीन बन गई, अब क्या करेगा, आपके पास एक वायरस के पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं वायरल प्रोटीएज एंजाइम, वायरल प्रोटीएज एंजाइम होता है, ठीक है। अब ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि आपके पास लार्ज प्रोटीन बनती हैं, अब लार्ज प्रोटीन का वायरस क्या करेगा, तो लार्ज प्रोटीन का वायरस बेसिकली इसको ब्रेक डाउन करेगा और जो खुद के स्ट्रक्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसको बनाएगा,
वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, जब वायरल स्ट्रक्चर प्रोटीन बन गई तो अब क्या होगा आपके पास, अब आपके पास सिंपली इनकॉर्पोरेशन होगी, इनकॉर्पोरेशन होगी और असेंबली होगी ऑफ मेच्योर वायरॉन की, मेच्योर वायरस की। ठीक है, जब असेंबली होगी तो असेंबली के पास, तो असेंबली के बाद क्या होगा, असेंबली के बाद आपके पास बडिंग होगी, वायरस बडिंग करेगा, आउटसाइड जाएगा और जिस सेल जो होस्ट था वायरस का उसमें लाइसिस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट है आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी, जो कि बहुत लेंथी और इम्पोर्टेंट भी है। इस वजह से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट देने के बाद एक एक चीज, एक एक एमसीक्यूज फॉर्म में मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं बॉक्स के अंदर। आप इनको जरूर रिवाइज करें अपने नोटबुक में, इसी तरह से ही नोट्स बनाए जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये लाइफ साइकिल भी एंड हुई। तो आते हैं यहाँ पर भी मैं इसको बॉक्स के अंदर क्लोज कर दूं ताकि जब आप रिवाइज करें ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ये कंप्लीट है आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। ये आपके पास थर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एड्सॉर्प्शन होगी, अटैचमेंट होगी एचआईवी की हेल्पर टी सेल के साथ, उसके बाद फ्यूजन होगी वायरस के एनवलप की सेल मेम्ब्रेन के साथ। थर्ड पर वायरॉन एंटर करेगा होस्ट सेल के अंदर, प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के बाद अनकोटिंग होती है, अनकोटिंग का मतलब होता है जो वायरस का कैप्सिड होता है ना वो ब्रेक डाउन करता है। कौन करता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्रोटीएजेस। ठीक है, ये आपके पास है फोर्थ नंबर स्टेप। फिफ्थ नंबर स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ नंबर स्टेप में ये बात नोट करें, वायरल रिलीज करेगा खुद का आरएनए और एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर। जब रिलीज करेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है वो चलेगा जिसमें वायरल का आरएनए बेसिकली आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हाइब्रिड बनता है, उसके बाद जाकर डबल स्ट्रैंड डीएनए बनेगा। और ये जो आपके पास है नंबर 6 प्रोसेस है, 6 नंबर स्टेप पर होता है प्रोसेस। और नेक्स्ट आपके पास डिसइंटीग्रेशन होती है, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास जो वायरल का यहाँ पर देखें तो वायरल का जो डीएनए होता है वो होस्ट डीएनए में जाता है। ठीक है, होस्ट डीएनए में जाता है और उसके साथ इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, जब आपके पास वायरल डीएनए इंटीग्रेट करता है होस्ट डीएनए के साथ, यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो ये आपके पास क्या है, ये जो आपके पास है बेसिकली होस्ट का आरएनए है, सॉरी होस्ट का डीएनए है। ठीक है, तो होस्ट का डीएनए है, इस होस्ट के डीएनए के पास एक और आता है जिसका नाम है, ये जो आपके, सॉरी तो मैं करेक्ट कर दूं, ये आपके पास अब जो आया है, ये जो पार्ट है आपके पास ये है वायरल डीएनए। ये क्या आपके पास वायरल डीएनए है। अब ये वायरल डीएनए आएगा और इस होस्ट के साथ एडजस्ट कर देगा। यहाँ पर देखें आपके पास होस्ट सेल के साथ उसने एडजस्ट किया है। अब ये जो कंप्लीट यहाँ पर आपके पास जो बना है, ये कंप्लीट आपके पास यहाँ पर जो बना है डीएनए, इस डीएनए को हम नाम देते हैं प्रो वायरस का। ठीक है, आज ये आपके पास था जो स्टेप था वो था 8 नंबर। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुई, 9th नंबर स्टेज पर ट्रांसक्रिप्शन हुई। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपके पास ट्रांसलेशन हुई। ट्रांसलेशन के बाद क्या हुआ, क्लीवेज हुई वायरल के प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू। उसके बाद जाकर इनकॉर्पोरेशन हुआ, असेंबली हुई, देन लास्ट स्टेज में जाकर बटिंग हुई और आपके पास जो एंजाइम था वो टूट गया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर आपके पास जो भी एचआईवी से रिलेटेड इन्फेक्शंस थे, लाइफ साइकिल थी, डिटेल के साथ हमने कवर किए, सिम्टम्स पढ़े, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, उसके अलावा इसका स्ट्रक्चर हमने डील किया, कुछ इंट्रोडक्शन हमने डील किया। ठीक है, एड्स पढ़े, हेपाटाइटिस के इन्फेक्शन डील किए। बट यहाँ पर देखा जाए तो फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर एक और भी एडिशनल चीज मेंशन की गई है, तो वो ये है कि सिम्टम्स ऑफ एड्स से रिलेटेड। तो ये बात नोट कर लें कि जो एचआईवी के इन्फेक्शन होते हैं उनको 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है।
ठीक है। जो इसमें जो सबसे पहला जो यहाँ पर फर्स्ट आता है, दैट इज असिम्प्टोमेटिक कैरियर। असिम्प्टोमेटिक कैरियर, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट आता है इसके अंदर स्टेज। ठीक है। अब इस स्टेज में मैं एक एक चीज को डील करूंगा। इसमें सबसे पहले आप ये चीज नोट करें, में मेंशन किया जाता है फेवर को। फेवर आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स आ जाती हैं, ठीक है। ये बेसिकली कंटिन्यूड पेन होता है। इसके अलावा आपको जो स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड होगा, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं ये लिम्फ ग्लैंड यहाँ पर मेंशन किया जाता है। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ग्लैंड मेंशन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा एक और एडिशनल चीज बता दूं, इसमें आपको एक चीज रेशेस भी मिलेंगी, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट भी मेंशन की जाती है सिम्प्टोमेटिक एरियर के अंदर। ये जो सिम्टम्स आपके पास हैं जिसको नाम दिया है असिम्प्टोमेटिक, मींस नॉट, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि ये जो सिम्टम्स हैं, these सिम्टम्स जिनकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से मेंशन है। तो ये सिम्टम जो होते हैं ये बेसिकली डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। और नो सिम्टम्स, नो सिम्टम्स फॉर 9th मंथ। 9th मंथ तक आपको कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, या उससे ज्यादा भी आपके पास ड्यूरेशन हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम किसी भी पेशेंट को बोलेंगे भाई अगर आपको चेक करवाना है कि आपको एचआईवी है या नहीं, तो ये भी मेंशन किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड एचआईवी ब्लड टेस्ट जो होती है, स्टैंडर्ड एचआईवी ब्लड टेस्ट, ये किसके लिए होती है? फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज बिकम पॉजिटिव। अगर आप असिम्प्टोमेटिक स्टेज के ऊपर हैं और आप किसी पेशेंट को कहते हैं कि भाई एचआईवी ब्लड टेस्ट करवाओ, तो आपको पेशेंट के अंदर जो एचआईवी पॉजिटिव टेस्ट, जो एचआईवी ब्लड टेस्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा इस स्टेज के ऊपर, ठीक है। ये बात थी फर्स्ट स्टेज की। अब जो मैं सेकंड बात करने जा रहा हूं वो है आपके पास एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो आपके पास टर्म्स हैं वो मैं यहां पर मेंशन करने जा रहा हूं। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं ए आर सी, ए आर सी, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या चीज है यहां पर मैं डील करूंगा इनको वन बाय वन। में सबसे पहले जो पॉइंट मेंशन की जाती है वो ये कि स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ ग्लैंड, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, स्वेल करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें ये जो ग्लैंड है ये बेसिकली आपके बात कर रहा हूं कि नेक रीजन में होते हैं, इन नेक रीजन। के अलावा यहाँ पर एक और चीज भी मेंशन की जाती है, यहाँ पर मैं चले यहाँ पर नीचे में मेंशन कर दूं। यहाँ पर आपको ग्रोइंग फील होगा, और ये जो ग्रोइंग है ये आपको कुछ मंथ्स के लिए भी नजर आता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज भी मेंशन करता जाऊं नीचे, एडिशनल टर्म्स मेंशन किए जाते हैं इसके अंदर कि आपको जो
नाइट स्वीट्स होगा, पसीने आएंगे आपको रात को। उसके अलावा यहाँ पर आपको परसिस्टेंट खांसी होती रहेगी, परसिस्टेंट कफिंग होगी, ठीक है। फ्लू होगा आपको, ठीक है। अगर पेशेंट में देखा जाए तो मेमोरी का भी लॉस होता है, फ्लू नजर आएगा आपको, ठीक है इसके अंदर। उसके अलावा लॉस होगा आपको, मतलब पेशेंट को लॉस होगा मेमोरी का, ठीक है। सही तरीके से जजमेंट नहीं ले पाएगा पेशेंट, लॉस ऑफ जजमेंट आपको नजर आएगा पेशेंट के अंदर। बाकी और भी कुछ चीजें होती हैं वो एमडीकेट से रिलेटेड नहीं है। थर्ड जो मेंशन करने जा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, और इसमें आपके पास आता है फुल ब्लोन एड्स। अब फुल ब्लोन एड्स का मतलब है कि जो आपके पास एड्स डिजीज होगी वो पीक पर पहुंची हुई होगी, फुल ब्लोन एड्स। ये एड्स की लास्ट और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है, जहां पर 99% डेथ के चांसेस होते हैं, 99% डेथ के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको नजर आएगा पेशेंट के अंदर सर्व वेट लॉस, बहुत सारा वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। वीकनेस होगी उसमें डायरिया की वजह से। उसके अलावा कुछ ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, लाइक इसमें आपको मिलेगा केपोसिस सर्कोमा, ये आपको नजर आएगा उस पेशेंट के अंदर। और ये क्या होता है, ये बेसिकली कैंसर होता है, क्या हम इसे कहते हैं लीजन्स बनते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि अब आपकी जो आप देखेंगे पेशेंट के अंदर तो इम्यूनिटी जो होती है 100% से वो कहां तक पहुंच गई है, वो पहुंच गई आपके पास 2% तक। तो जाहिर बात है आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है, जो आपको छोटे से इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, लाइक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है आपको, जो पेशेंट उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन नजर आएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें जीआईटी डिजीजेस भी हो सकती हैं पेशेंट के अंदर, जीआईटी डिजीजेस जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीजेस, ठीक है। नर्वस सिस्टम भी डैमेज होगा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस आपको नजर आएंगी, आई डिजीजेस पेशेंट के अंदर आपको नजर आएंगी, ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपको पेशेंट के अंदर नजर आएंगी, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट की तरफ आऊं तो ट्रीटमेंट मेंशन की जाती है कि ट्रीटमेंट में हम कुछ टेस्ट देते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेंशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अगेन इसको हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसको हम नाम देते हैं ART का, ठीक है। ये कराया जाता है, बट मोस्टली देखें इसमें कुछ ड्रग्स भी मेंशन की जाती है, लेकिन वो ड्रग्स कुछ यहाँ पर मेंशन करता जाऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है ये ड्रग्स। यहाँ पर लाइक आपको AZ3 एक ड्रग्स है वो मेंशन की जाती है, जिडोवुडीन ड्रग्स है वो मेंशन की जाती है, रिबाविरिन ड्रग्स है वो मेंशन की जाती है, रिबोफ्लेविन ड्रग्स है वो मेंशन की जाती है, ठीक है। इसके अलावा एजिडोथाइमिडीन ये ड्रग्स है वो मेंशन की जाती है। अभी और भी हैं, अभी और भी डिस्कवर हुई हैं, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो जो सिलेबस में है वही आप याद करें, वही आप अपने कॉन्सेप्ट के तौर पर लें। अब आते हैं कुछ एक और एडिशनल टॉपिक है एक प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर, वो है कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट HIV ट्रांसमिशन। में क्या क्या चीजें अपनी जिंदगी में करनी चाहिए जो कि हम HIV से बच सकें, ये हम यहाँ पर डील करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसमें सबसे पहली जो बात मेंशन की जाती है, ठीक है, वो ये कि सबसे पहले जो काम यहाँ पर देखा जाए कॉमन है वो है साइरेंजेस को शेयर करना। अवॉइड शेयरिंग साइरेंजेस इंजेक्शंस, ठीक है। टूथब्रश भी आपको कभी भी शेयर नहीं करने चाहिए। टॉवल्स हर किसी के सेपरेट होने चाहिए, इसी तरह ब्लेड्स वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। इसमें जो सेकंड नंबर पॉइंट मेंशन की जाती है वो ये कि आप जब भी निडल्स इंजेक्शंस यूज करें तो कोशिश करें यूज स्टेरलाइज नीडल्स। जब भी इंजेक्शन या नीडल्स यूज करें तो वो स्टेरलाइज होनी चाहिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपके स्टेरलाइज होने चाहिए, आप उनको वॉश करें किसी एंटीसेप्टिक के साथ, ठीक है। और थर्ड नंबर पर जो पॉइंट मेंशन की जाती है वो ये कि अवॉइड
प्रोहिबिटेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये बात प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है। और यहां पर जो फोर्थ नंबर पॉइंट मेंशन करूंगा वो ये कि स्क्रीनिंग करानी चाहिए ब्लड की और ब्लड के प्रोडक्ट्स की बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ब्लड जब हम देते हैं किसी भी बंदे को तो कोशिश किया करें कि स्क्रीनिंग जरूर करें, ब्लड मैच होना चाहिए, ठीक है, आपको ब्लड की टेस्टिंग करवानी चाहिए, वो ब्लड के जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उसको भी जरूर टेस्ट कराया जाए देने से, ट्रांसफॉर्म करने से पहले, ठीक है। बस यही कुछ स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स थे आपके पास, वो एंड हुए। यहाँ पर कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा नोट करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं वो है आउट ऑफ सिलेबस से रिलेटेड, ये चीजें आपको जरूर नोट कर देनी चाहिए, अगर आप भी चाहें तो परेशान ना हो आप। आउट ऑफ सिलेबस में देखें तो यहाँ पर लाइटिक साइकिल के बारे में आता है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियोफेज, उसके पास होते हैं टेल के फाइबर्स, टेल के फाइबर्स होते हैं, उसके थ्रू ये क्या करता है, लैंडिंग करवाता है, लैंडिंग करता है। उसके बाद अटैचमेंट साइट होती है, क्या होती है, अटैचमेंट साइट, अटैचमेंट साइट के थ्रू अटैच करता है, ठीक है। पेनिट्रेशन करता है, पेनिट्रेशन करता है कोर के थ्रू। तो जो फोर्थ इसमें मेंशन किया जाता है ब्रेक डाउन करना सेल को, वो करता है लाइसोजाइम के थ्रू, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है कि शीट जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब जाकर डीएनए इंजेक्ट करता है सेल के अंदर। ये कुछ साइकिल्स हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटिक साइकिल जो कि इसके अंदर मेंशन की जाती है, मैंने यहाँ पर जस्ट स्टेप्स मेंशन किए हैं, ठीक है, स्टेप वाइज पूछा जाता है आपके पास। और दूसरी बात यहाँ पर एक और नोट कर दें, 25 मिनट के अंदर कितनी कॉपीज बनती हैं, 25 मिनट के अंदर 200 कॉपीज बनती हैं, 200 कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं वायरस की। इस साइकिल के अंदर ये होती हैं लाइटिक साइकिल के अंदर, ठीक है। और ईटा नम्स वाले एक और चीज भी नोट कर दें, 20 मिनट के अंदर ये चीज मेंशन की गई है कि 20 मिनट के अंदर 2 कॉपीज बनती हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरियोफेज वायरस की, इसके अंदर इन लाइटिक साइकिल के अंदर। तो कुछ एडिशनल चीजें थी जो मुझे यहाँ पर मेंशन करनी थी, तो आप इनको जरूर देखें। सिलेबस में नहीं है तभी मैंने यहाँ पर ऊपर मेंशन किया है आउट ऑफ सिलेबस। तो बेस्ट ऑफ द लक, इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें और ये चैनल ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आप हैं उनके साथ, आप ही हैं उनके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो आप जब शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ फ़ायदा होगा, तो ज़रूर शेयर किया करें।